नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली जो बाइडेन ने वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज किया था 22 तारीख को और 23 तारीख को क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के कुछ आप कह सकते हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्या मेन एम्स है इस पेरिस डील के, क्या पेरिस एग्रीमेंट इनफ है। यूएस ने पहले पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ दिया, फिर से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे क्या यूएस का कोई हर्ड चेंज हो गया है, या फिर क्या यूएस यहाँ पे फिर से धर्मात्मा बन गया कि पहले यूएस ने बोला कि नहीं भाई हम पेरिस एग्रीमेंट फॉलो नहीं करेंगे, अब यूएस फॉलो कर रहा है, तो क्या धर्मात्मा है इसलिए फॉलो कर रहा है। जो बाइडेन की वर्चुअल समिट क्या बोलती है, और बाकी देशों ने यहाँ पे क्या क्या कमिटमेंट्स दिए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, और ये जो नेट जीरो गोल है इसका क्या मतलब है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके परिप्रेक्ष्य में एक और न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल क्लाइमेट समिट हुई है उसके पैरेलली ये इवेंट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मिलकर इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च की है। और बेसिकली ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ये जो यूएस ने क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज की है, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गेनाइज की, जिसमें 40 ग्लोबल लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा के स्पेसिफिक न्यूएंसेस को दुनिया भर के सामने पुटअप किया गया। इसके रिस्पेक्ट में मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि भाई इंडिया और यूएस मिलकर इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को, ग्रीन कोलैबोरेशंस को आगे लेके आएंगे। फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो दुनिया के एवरेज से 60% है, तो 60% कम है। तो अगर दुनिया का एक इंसान 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, तो इंडिया का एक इंसान 40 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करता है। मतलब अगर दुनिया का एवरेज 100 ग्राम्स है तो उससे 60% कम है, तो मतलब हम 40 ग्राम पे ही हैं। मतलब दुनिया में एक एवरेज सिटीजन जो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है उससे 60% हम पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इसका कहने मतलब क्या है, इंडिया में आज भी जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल सस्टेनेबल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में आज की डेट में भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम उस लेवल के आप कह सकते हो इकोनॉमिक एडवांसमेंट पे नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे यूरोपियन कंट्रीज और ये यूएस और नॉर्थ अमेरिका के नेशंस पहुंचे हुए हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपने डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, साथ साथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बेसिस पे पोस्ट कोविड एरा में हम इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सबसे इंपॉर्टेंट गोल बनाएंगे। तो ये तो मोदी साहब ने बोला। इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की पार्टनरशिप में यूएस ने क्या बोला, यूएस ने ये बोला कि 2005 में हम जितने एमिशंस कर रहे थे उससे अपने एमिशंस आधे कर देंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पुट अप किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समय पे यूएस ने अनाउंस किया था कि हम पेरिस एग्रीमेंट छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन ने बोला कि नहीं भाई हम पेरिस एग्रीमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। क्या यहाँ पे संत महात्मा हो गया यूएसए जो बाइडेन? नहीं, संत महात्मा नहीं हुए। देखिए, पहली बात, जब आप दुनिया के बाप बनने की कोशिश करते हो, दुनिया में लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप लीडरशिप तो दिखा रहे थे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आपकी लीडरशिप कोई नहीं मानेगा। और ये बात जो बाइडेन को पता है। जो बाइडेन को पता है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में जब तक इन्वॉल्व होके यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा, कोई भी यूएस की लीडरशिप नहीं मानेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज के चलते जेन्युइनली यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज से हॉलिस्टिकली लड़ना ये यूएस की प्रायोरिटी पे जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेट चेंज खराब होता है तो यूएस की इकोनॉमी पे, यूएस के लोगों पे भी इंपैक्ट आएगा। दुनिया पे तो आएगा ही आएगा, उनके ऊपर भी आएगा। तो यूएस का क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट में बने रहना जरूरी था। वो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे कुछ आप कह सकते हो कि ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सिनिकल सनक में कुछ भी कर देते हैं। यहां पे जो बाइडेन ने एक अच्छा स्टेप लिया। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। 200 कंट्रीज ने इसको फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अडॉप्ट किया था 12 दिसंबर 2015 को। 4 नवंबर 2016 को ये फोर्स में है। अब आप बोलोगे कि यार लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी कहाँ है? ये लीगली बाइंडिंग तो इसमें कुछ है ही नहीं, और लीगली बाइंडिंग है तो एमिशंस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो देखिए, ये एक अलग प्रकार का लीगली बाइंडिंग है पेरिस एग्रीमेंट। हुआ यह है कि पेरिस एग्रीमेंट में हर कंट्री ने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन दिए। जैसे कि इंडिया ने बोला कि हम 2030 तक अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 33 से 35% तक कम करेंगे। मतलब हमारी एमिशंस इंटेंसिटी 2030 तक 33 से 35% कम होगी। अभी इंडिया ने ऐसे प्रॉमिस दिए हैं, ऐसे और बहुत सी कंट्रीज ने प्रॉमिस दिए हैं। तो जो प्रॉमिस जिस कंट्री ने दिए हैं वो प्रॉमिस उसके ऊपर बॉन्डिंग हो गए, ये बोलता है पेरिस एग्रीमेंट। मतलब पेरिस एग्रीमेंट ने सबसे पहले अलग अलग देशों को ये मौका मिला कि भाई आप अपनी तरफ से वॉलंटरी बताइए कि आप क्या कर सकते हो, और जिसने जो जो भी वॉलंटरी बता दिया उसने ये बोला कि भाई हम ये करेंगे, और पेरिस एग्रीमेंट ये बोलता है कि जो आपने बोल दिया आप करोगे, आपको करना पड़ेगा।
लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसी कंट्रीज ने जो कुछ भी यहाँ पे प्रॉमिस किया है, उसको इस प्रेमाइज पर प्रॉमिस किया है कि उनको कुछ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मदद मिलेगी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से। और प्रॉब्लम ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक, कोई भी तो नहीं बोलना चाहिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक मदद की बात हुई थी वो मिल नहीं रही थी। अब बात तो ये हुई थी कि हर साल $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, लेस कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करने के लिए, बट ये पैसा जा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पेरिस एग्रीमेंट ज्यादा होलिस्टिक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था 1997 का, वो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता था कि आप अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करो। डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये लेवरेज था कि वो ज्यादा एमिट कर सकते थे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल से एक स्टेप आगे चला गया है पेरिस एग्रीमेंट में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को एक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत, इन सब की वीडियोस मिल जाएंगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज बना रखी है, सतीश चंद्रा की मिडवल हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी की वीडियोस देख सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12 की वीडियोस भी बना रहा हूँ, कुछ बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। तो अगर आपको फायदा लग रहा है तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। एक और बात बता दूं, क्योटो प्रोटोकॉल में जो प्रोमिसेस किए गए थे और जो आप कह सकते हो ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने उन ऑब्लिगेशंस को नहीं माना। और यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अलग अलग कंट्रीज जो प्रॉमिस करके गई थी दिसंबर 2015 में, वो उसको भी पूरी तरीके से नहीं मान रही हैं। तो भले ही अब लीगली बाइंडिंग है, बट एक्चुअली ऑन पेपर बाइंडिंग कुछ हो नहीं रहा है। मेन एम्स की बात की जाए पेरिस डील के, तो ये बोला गया कि भाई टेम्परेचर्स को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने देंगे, फ़ारेनहाइट में 3.6 व्हेन कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े। ऑलरेडी टेम्परेचर अगर आप 2020 का डाटा देखोगे तो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ चुका है। आपका टारगेट है कि 1.5 डिग्री से कम रखो, 2 से कम तो रखना ही रखना है। और आपको कार्बन जीरो होना है। कार्बन जीरो कब होना है? 2050 से लेके 2100 के बीच में दुनिया को कार्बन जीरो होना है। कार्बन जीरो होने का मतलब यह है कि जितनी भी कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस आप एमिट कर रहे हो, उससे जो आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उन ग्रीन हाउस गैसेस को न्यूट्रलाइज करने की नेचुरल कैपेसिटी हो उस देश के पेड़ों में, सॉइल में, ओशंस में। ओवरऑल क्लाइमेट नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो होने का मतलब यही है कि जितना पॉल्यूशन आप कर रहे हो, उस पॉल्यूशन को हमारे नेचुरल फोर्सेस नेचुरली न्यूट्रलाइज अगर कर दें, तो इसको आप बोलोगे क्लाइमेट नेट जीरो। और इसके रिस्पेक्ट में हर कंट्री ने अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स बनाए हैं, जिनका नाम है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। और इन नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को हर 5 साल पे असेस किया जाता है। तो भाई एम्बिशियस टारगेट दिए थे सबने दिसंबर 2015 में, इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। हालांकि इंडिया प्रॉपर तरीके से अपने दिए गए टारगेट्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे ये भी बात हुई थी कि अमीर नेशंस पुअर नेशंस की मदद करेंगी क्लाइमेट फाइनेंस के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने में, हालांकि वो ज़्यादा मदद आ नहीं रही है। क्या पेरिस एग्रीमेंट फार है, इनफ है? तो देखिए, प्लान तो ये है कि 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बनाना है, बट काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड को बनाना, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि मैंने बताया 2020 में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और अगर आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहीं ना कहीं टेम्परेचर को नहीं रोक पाते हो, अगर तो रोक देते हो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बहुत सारे आइलैंड स्टेट्स डूबेंगे नहीं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स पे एक्सट्रीम वेदर के इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई, कैलिफोर्निया में जो फॉरेस्ट फायर्स लगी, जो इराटिक तरीके से कहीं पे भी पानी बरस जाता है, फ्लडिंग आने लगती है, ये सब क्लाइमेट चेंज के ही इम्पैक्ट्स हैं। और ये इम्पैक्ट्स और एक्सट्रीम होंगे आगे आने वाले समय में। तो ये जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, इनके ऊपर इन एक्सट्रीम वेदर के इम्पैक्ट ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो आर्कटिक सर्किल का इलाका है ना, वहाँ समर पे सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, आइस मिलेगी नहीं, केवल पानी ही पानी मिलेगा। तो अगर आप एक आइस फ्री आर्कटिक समर नहीं चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको जो टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए भी यूएस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने से मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में बोला कि मैं
पेरिस क्लाइमेट डील को छोड़ दूंगा। इफेक्टिवली जो यूएस ने पेरिस क्लाइमेट डील को छोड़ा, पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ा, वो छोड़ा 4 नवंबर 2020 को। लेकिन फॉर्चुनेटली दुनिया की किस्मत थी कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे हार गए और जो बाइडन यहाँ पे जीत गए। और जो बाइडन ने ये बोला कि यूएस विल ज्वाइन पेरिस एग्रीमेंट, और यूएस के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ना। यूएस के लिए टॉप प्रायोरिटी क्यों है ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। जो स्पेशल एनवॉय है क्लाइमेट चेंज पे, जॉन कैरी ऑन बिहाफ ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने बोला है कि वी विल रिस्टोर अमेरिकाज क्रेडिबिलिटी एंड कमिटमेंट एंड मेक द वर्ल्ड मस्ट एंड विल रेज एम्बिशन टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग। एक अच्छा स्टेटमेंट है जिसको हर देश को वेलकम करना चाहिए। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को जो बाइडन की वर्चुअल समिट हुई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस समिट को जो बाइडन ने एड्रेस किया और कहीं ना कहीं इनकी बातचीत से पता चल रहा था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सीरियस है। इसके रिस्पेक्ट में आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस और इंडिया के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ है और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बेसिकली किस चीज की बात की गई थी, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि भाई इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप के अंदर दो एग्रीमेंट्स निकल के आ रहे हैं। एक एग्रीमेंट है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, ये जो 2030 वाली पार्टनरशिप है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज आप अपने एग्जाम्स के आंसर में लिखते हो नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्चुअल समिट में ये दो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स को साइन करके इंडिया और यूएस ने कोलैबोरेशन किया है। इंडिया ने यूएस को एश्योरेंस दिया कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम लेस कार्बन इंटेंसिव चीजों का इस्तेमाल करें। एट द सेम टाइम यूएस ने कहीं ना कहीं इंडिया को आश्वासन दिया है कि आप हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो और क्लाइमेट एक्शन के साथ डील करने में और फाइनेंस को मोबिलाइज करने में यूएस इंडिया की मदद करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज और इंडिया के नेशनल सर्कमस्टांसेस का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। इस बात की एश्योरेंस यूएस ने इंडिया को दी, क्योंकि यूएस जानता है अगर हम ये एश्योरेंस नहीं देंगे तो इंडिया भी बात मानने वाला नहीं है। कैसे मान सकते हैं भाई हम बात? हमको अपने इतने 140 करोड़ लोग का डेवलपमेंट करना है, उनके जेब में पैसा डालना है। हम लोग अभी इंडस्ट्रियली एडवांस हुए भी नहीं है। तुम लोगों ने एमिशंस, तुम लोगों ने मतलब चाइना, यूएसए, यूरोप जैसी कंट्रीज ने इतने एमिशंस कर रखे हैं, हमने तो नहीं करे हैं ना भाई। तो हम अपना डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए यूएस ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को प्रमोट किया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे बाकी कंट्रीज का क्या बोलना है इसको भी देखते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट की शी जिनपिंग का क्या बोलना है कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज पे बिल्कुल ध्यान देंगे और उनके डिफिकल्टीज और कंसर्न्स को एकोमोडेट करेंगे। मतलब यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना को एक डेवलपिंग कंट्री दिखाते हुए डेवलप्ड वर्ल्ड को बोल रहे हैं कि भाई पूरा रिकॉग्निशन दीजिए डेवलपिंग कंट्रीज के एजेंडा को। कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उनको ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन की परमिशन मिलना चाहिए। फिर चाइना ने अपनी ग्रीन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को यहाँ पे भी प्रमोट किया। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो कोल फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं इनको कम करने की जरूरत है, कोल कंजम्पशन को कम करने की जरूरत है। और चाइना पहले ये कमिट कर चुका है कि हम 2060 तक नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे हमारे, यानी जितने हम एमिशंस करेंगे उतना हमारा नेचुरल रिकवरी होगी। लेकिन 2060 तक तो एक्स्ट्रा एमिशंस करने वाला है चाइना, यहाँ साफ साफ बोल दिया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब का क्या बोलना है कि भैया हम तो पहली ऐसी कंट्री है जो एक लीगल नियम कानून लेके आए हैं नेट जीरो एमिशंस के लिए। हमारी जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है, ऑफशोर विंड कैपेसिटी मतलब समुद्र में जो हमने विंड पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, उसकी कैपेसिटी दुनिया के किसी भी और देश की कैपेसिटी से ज्यादा है। और यूके ने बोला है कि 2035 तक 1990 के लेवल्स के कंपैरिजन के हिसाब से हम अपने एमिशंस को 78% कम कर देंगे। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने क्या बोला, चाइना के प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग ने क्या बोला, और साथ साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल क्या बोल रही हैं कि 2030 तक 1990 लेवल्स के कंपैरिजन से हम 55% अपने एमिशंस को कम कर देंगे। तो ये जो ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे जो बोल रहे हैं, अगर एक एक लाइन में इनके बोले हुए टारगेट्स को आप किसी आंसर में छाप देते हो, कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। और फिर फाइनली यहाँ पे नेट जीरो क्या होता है, तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी है। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कंपनसेटेड बाय अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। समझ गया बात को? ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर से कैसे हटाई जाती हैं? तो भाई आप ज़्यादा फॉरेस्ट उगाओ, आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इजाद करो जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिससे आर्टिफिशियली जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्टेंस है एनवायरमेंट में उसको नेचुरल रिजर्वायर्स में इस प्रकार से डाल दिया जाए ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग ना करे। तो इस प्रकार की चीज़ों से दुनिया भर में इमिशंस के इफेक्ट को कम करना है,
इमिशंस को निगेटिव कैटेगरी में लेके जाना है। भूटान जैसा कुछ करना है, भूटान जितने इमिशंस करता है उससे ज़्यादा उसके नेचुरल रिसोर्सेज इमिशंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो उसी प्रकार से भूटान एक कार्बन निगेटिव कंट्री है, पूरी दुनिया को हमको कार्बन निगेटिव बनाना है, एंड दिस इज एन अर्जेंट गोल। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीखने को मिल गया होगा, कुछ कंट्री के स्टैटिस्टिक्स, और अभी जो क्लाइमेट लीडर समिट हुई है वर्चुअल, जिसको जो बाइडन ने हेड किया है, और इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है क्लाइमेट को लेके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।